अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के साइकियाट्री लेक्चर में हम एक बड़े कॉमन डिसऑर्डर के बारे में बात करने लगे हैं। दिस इज़ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। Let's start with the sample case. Essen, a 21-year-old man, has been preoccupied with perceived flaws in his appearance, particularly regarding his skin and his nose for about 2 years. He spends many hours each day checking mirrors, seeking reassurance, and trying to cover or fix these perceived imperfections. Despite other people reassuring him that his appearance is okay, Essen remains convinced that he looks unattractive and deformed. This obsession has led him to have significant distress and avoids social activities, and it negatively impacts his academic performance and personal relationships. सो देखिए, जनरली हर किसी का दिल करता है कि वो अच्छा लगे और किसी को भी अपने कोई फ्लॉज़ जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा बॉदर होते हैं, कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है। जेंडर वाइज़ भी देखा गया है कि औरतें ख़ास तौर से ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी अपीयरेंस को लेके। हाउएवर ये वो नहीं है, ये एक बाकायदा एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में ये व्हेन दिस थिंग गोज़ टू फार। और मज़े की बात ये है कि इसमें फ्लॉ एज़ सच होता भी नहीं है, उनको लगता है कि फ्लॉ है। So this is basically a perceived और imagined और very minor flaw in their appearance जिसको लेके वो दिन रात उसी को सोचते रहते हैं, ऑब्सेसिव हद तक प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं और बार-बार ऐसे बिहेवियर्स करते हैं जो उनकी इनसिक्योरिटी को शो करती है। बार-बार शीशा देखेंगे या बार-बार लोगों से पूछेंगे, "क्या ये ऐसे बुरा तो नहीं लग रहा? क्या ये बहुत नुमायाँ तो नहीं है? क्या मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ?" एंड सो ऑन। और हर वक़्त अपने आप को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रूम करना कि इस फ्लॉ को मैं छुपा लूँ। और जब एक इंसान हर वक़्त इतना ज़्यादा जो है प्रीऑक्यूपाइड रहे, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि उसके वर्क लाइफ़ में, उसकी पर्सनल लाइफ़ में डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट आ जाएगी। सो द मेन थिंग इज़ कि माइनर या ना होने वाला जो डिफेक्ट है, उसको ये इतना भयानक, इतना बुरा समझना शुरू हो जाते हैं कि इवन सर्जरी तक भी बात चली जाती है। उनको लगता है कि एब्नॉर्मैलिटी है, कोई डिफेक्ट है, गलत बन गई है चीज़ हमारी कोई। सो इट्स वेरी सैड बट इट हैपेंस। सो इसकी एपिडेमियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं जी। जनरल पॉपुलेशन में तकरीबन 1 टू 3% लोग जो हैं इससे सफ़र करते हैं। ज़्यादातर डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक सर्जरी के जो पेशेंट्स हैं, उनमें ये तकरीबन 10 टू 15% जो पेशेंट्स हैं वो ये इस डिसऑर्डर के साथ होते हैं। इसका ऑनसेट जो है जैसे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सारे ही उनका जो क्राइटेरिया होता है कि वो अर्ली एडल्टहुड या एडोलेसेंस से ऐसे पैटर्न्स परवेसिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड थॉट आना शुरू हो जाते हैं। ये जेंडर वाइज़ अगर बात करें तो फीमेल्स में थोड़ा-सा ज़्यादा है ऑलमोस्ट इवन दो कुछ बुक्स कहती हैं कि मेल और फीमेल में एक जितना इसका प्रेवलेंस है, सो दैट वेरीज़। लेकिन I'll go with this one. So slight female predominance, slight. फिर ये कि इंक्रीज़ रिस्क होता है इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट्स विद ओसीडी। सो इनकी अगर आप फैमिली हिस्ट्री लें तो यू माइट डिस्कवर कि इनके रिलेटिव्स में ओसीडी भी किसी को है। इसका मीन एज ऑफ ऑनसेट तकरीबन 15 इयर्स ऑफ एज होता है, यानी कि टीन एज के अंदर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो डिफरेंट एंगल से बात को डिस्कस किया जा सकता है। एक तो बायोलॉजिकल एक थ्योरी है कि सेरोटोनिन की डिसरेगुलेशन है, कुछ ओवरलैप भी देखा गया है ओसीडी के साथ। फिर ये कि साइकोलॉजिकल परफेक्शनिज़्म, बॉडी इमेज डिस्टॉर्शंस हो सकती है। सोशल इसकी एटियोलॉजी रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि बुलिंग या अपीयरेंस बेस्ड टीजिंग या कल्चरल प्रेशर्स की वजह से इंसान इस तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स पे अगर बात करें, तो पहले भी हमने डिस्कस किया, अभी थोड़ा-सा और डिटेल में हम जा रहे हैं कि परसीव्ड जो फिज़िकल डिफेक्ट है यूजुअली स्किन, हेयर, नोज़, बॉडी शेप को लेके होता है और रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। सो नंबर 1 ये कि प्रीऑक्यूपेशन है, नंबर 2 रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द परसीव्ड फ्लॉ। तो मिरर चेकिंग हो सकती है, कंपेयरिंग विद अदर पीपल, स्किन पिकिंग, एक्सेसिव ग्रूमिंग एंड सो ऑन। फिर ये कि वो इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि वो सोशल सिचुएशंस को भी अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं और पुअर इनसाइट होती है और डिल्यूजनल कन्विक्शन होती है इन सिवियर केसेस। सो उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई जितना मर्ज़ी समझा ले कि भई ये तुम नहीं सही सोच रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कन्विंस नहीं होते।
एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स और फीचर्स की बात करते हैं। इन लोगों के अंदर डिप्रेशन, एंग्जायटी और ओसीडी के हाई रेट्स देखे गए हैं। इंक्रीज़ रिस्क ऑफ सुसाइडल आइडिएशन और अटेम्प्ट्स भी देखी गई हैं। और इनका फ्रीक्वेंटली जो होता है ना, कॉस्मेटिक सर्जरी की कंसल्टेशंस इनकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन डिस्पाइट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स इवन दे आर नॉट रियली सैटिस्फाइड। ऑनसेट और प्रोग्नोसिस उस पे बात करते हैं। ऑनसेट इसका आहिस्ता-आहिस्ता होता है, ग्रेजुअल होता है और अर्ली एडोलेसेंस में स्टार्ट हो जाता है। सिम्पटम्स टेंड टू बी क्रॉनिक। सर्जिकल और डर्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर्स आर रूटीनली अनसक्सेसफुल इन सैटिस्फाइंग दिस पेशेंट। हाई रिस्क ऑफ सुसाइडल आइडिएशन, कोमॉर्बिडिटी विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सोशल एंग्जायटी, सोशल फोबिया एंड ओसीडी। DSM-5 क्राइटेरिया इसका आप देख लें कि प्रीऑक्यूपेशन है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, फंक्शनल इम्पेयरमेंट है, डिस्ट्रेस है एंड नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय ईटिंग डिसऑर्डर्स और कंसर्न्ड अबाउट बॉडी फैट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए नॉर्मल इसमें हो सकता है कि नॉर्मल माइल्ड जो होता है ना, कुछ लोग कॉन्शियस होते ही हैं, तो ये एक नॉर्मल अपीयरेंस की कंसर्न भी हो सकती है, उसको आप रूल आउट ज़रूर करें। फिर ये कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। अच्छा, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो होती है वो भी बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होती है, सेल्फ फोकस्ड होती है। हाउएवर जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है इसमें एक ख़ास पर्टिकुलर फ्लॉ होता है। जनरलाइज़्ड मतलब ऑब्सेशन नहीं होता अपने साथ, एक पर्टिकुलर बात को लेके होता है। और नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो ग्रैंडियोस उनकी सेंस होती है ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, उनको हर वक़्त तारीफ़ें चाहिए होती हैं। तो ये बात इनको नहीं होती, वो जेनुइनली समझते हैं कि हमारे अंदर कोई फ्लॉ है। फिर ये कि एनोरेक्सिया नर्वोज़ा, एनोरेक्सिया नर्वोज़ा में ये है कि उनका प्रीऑक्यूपेशन मोस्टली अपने वेट को लेके होता है, अपनी बॉडी फैट को लेके होता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर फीचर के ऊपर होता है। तो वो आप इसके साथ इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अमंग अदर थिंग्स। फिर ये कि ओसीडी जो है ओसीडी जो है वो ऑब्सेशंस और कंपल्शंस का एक साइकिल होता है, लेकिन ख़ास तौर से बॉडी इमेज को लेके नहीं होता है, देयर्स डिफरेंट थिंग्स। फिर ये कि डिलूजनल डिसऑर्डर जो होता है सोमैटिक टाइप, फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ इन अ डिफेक्ट। डिलूजन्स आर समथिंग एल्स और इसमें बहुत ज़्यादा फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ होता है डिफेक्ट के ऊपर, व्हेयरएज़ दिस इज़ मोर लाइक अ वेरी जनरलाइज्ड इनसिक्योरिटी, यू नो। और उसमें ये कि उसके साथ फिर उनके फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स वगैरह आ जाते हैं और सो थोड़ा-सा फ़र्क है। इट्स अ लिटिल जनरलाइज्ड इन अ वे। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो साइकोथेरेपी इज़ योर बेस्ट बेट। सीबीटी जो होता है वो टारगेट करता है डिस्टॉर्टेड बिलीव्स और उसके बाद उनके जो कंपल्सिव बिहेवियर है उन बिलीव्स के नतीजे में उस पे काम करते हैं। एसएसआरआईज़ एज़ सच इंडिकेटेड नहीं होते, लेकिन अगर कोमॉर्बिड एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है तो उनका रोल हो सकता है। इनको आपने ये समझाना है कि अननेसेसरी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अवॉइड करने हैं, वो आपने प्रिवेंट करना है। क्योंकि ये डिस्ट्रेस को और ज़्यादा वर्सन करते हैं, फ़ायदा उनको फिर भी नहीं होता, वो सैटिस्फाई नहीं होते। फैमिली एजुकेशन और सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली थेरेपी कंसिडर की जा सकती है। सो इफ यू समराइज, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो है एक प्री ऑक्यूपेशन है विद एन इमेजिन्ड और माइनर डिफेक्ट इन अपीयरेंस, जिसकी वजह से रेपिटेटिव बिहेवियर्स, डिस्ट्रेस, सोशल एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है। कॉमनली इसका जो कोमॉर्बिड है वो डिप्रेशन और ओसीडी है, ये एमसीक्यू पॉइंट है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। एंड इसकी बेस्ट मैनेजमेंट है सीबीटी विद एसएसआरआईज इफ इंडिकेटेड, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी इसकी मैनेजमेंट में नहीं है। If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with more videos. Allah Hafiz.